तो फ्रेंड्स, मैं पवन राय आपका मैकेनिकल लर्निंग पॉइंट में दोबारा स्वागत करता हूं। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आरएसी क्या होता है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, उसका कंटेंट क्या है। उससे आगे की स्टडी चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है। रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आप जानते हो, इसको हम लोग टन में प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके वेट का टन नहीं है, ये रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट की यूनिट होती है टन। आप जानते हो 1 टन रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट जो है ये होता है 3.5 किलोवाट के बराबर। कितना होता है? 3.5 किलोवाट। इसको अगर हम लोग अलग अलग यूनिट में प्रदर्शित करें तो देखिए क्या होगा, ये 3.5 किलो जूल 3.5 किलो जूल पर सेकंड होगा। अगर हम इसको अगर हम इसको आप किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करें तो इसमें हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 210 किलो जूल पर मिनट। आगे देखिए, अगर हम इसको पर आवर में प्रदर्शित करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12,600 किलो जूल पर आवर्स। अब फ्रेंड्स देखिए, एक बार ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पर यूनिट इसमें नहीं दी गई थी, किलो कैलोरी पर मिनट में दी गई थी। तो अगर आपको इसको किलो कैलोरी पर मिनट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको किलो कैलोरी पर मिनट में चेंज करने के लिए आप जानते हो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अप्रॉक्स हम इसको 4.2 जूल ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। इसको चेंज करें हम 210 किलो कैलोरी पर मिनट, और जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए यहाँ पे 4.2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 50 किलो कैलोरी पर मिनट। अब चलिए, आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसकी एक यूनिट हम BTU के टर्म्स में प्रदर्शित करते हैं। तो आपका 1 टन जो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट होता है, 1 टन रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट ये होता है आपका 12,000 BTU पर आवर। आप जानते हो BTU जो है आपका क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। BTU क्या है हमारा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यह आपकी हीट की एक यूनिट होती है, उष्मा की एक इकाई होती है। और फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, ये आपका जो BTU है ये आपका FPS मेजरिंग सिस्टम की देन है। FPS यानी फुट पाउंड सेकंड, यानी जब हम लेंथ को फुट में, वेट को पाउंड में, और जब हम लेंथ को फुट में मेज़र करते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, तो उस समय जो हीट की यूनिट आती है वो क्या होती है आपकी, BTU। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट का अध्ययन किया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। चलिए, आज की स्टडी हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है आपका, बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देखिए हमको क्या पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे 2 यंत्र पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला जो है आपका
वो रेफ्रिजरेटर है और दूसरा क्या है, हीट पंप है। और इसी चैप्टर में हम लोगों को रिवर्स कार्नोट साइकिल का भी अध्ययन करना है। तो देखिए बेटा, इसमें हम लोग इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए थर्मल इंजीनियरिंग में जो आपके थर्मल प्लांट्स होते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग में जो हमारे थर्मल प्लांट्स होंगे ये दो टाइप के होते हैं। पहला वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट, वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट, और दूसरा है वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट, वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट। तो देखिए वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट आप लोग जानते हो क्या क्या है, जैसे आपका गैस टरबाइन, स्टीम इंजन, आईसी इंजन, स्टीम टरबाइन, ये सभी हमारे क्या हैं, वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट है। और वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट कौन कौन से हैं, ये है आपका रेफ्रिजरेटर, और सेकंड है आपका हीट पंप। क्या है, हीट पंप। तो देखिए वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट क्या होता है। तो देखिए वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट आपके वे प्लांट्स होते हैं जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आप कोई भी किसी भी इक्विपमेंट का एग्जांपल ले लीजिए, गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में क्या होता है आपका, गैस टरबाइन में आपका कंप्रेशर होता है, कंबस्शन चैम्बर होता है, टरबाइन होता है, और क्या इंटरकूलर होता है या कंडेंसर होता है। तो यहाँ पे समझिए आप लोग कि गैस टरबाइन के सेटअप में कंबस्शन चैम्बर में हम हीट सप्लाई करते हैं, कंबस्शन चैम्बर में हीट सप्लाई करते हैं, जिसके कारण आपका टरबाइन रोटेट करता है और हमें वर्क मिलता है। स्टीम इंजन की बात कीजिए तो बॉयलर में हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, और वो हाई प्रेशर स्टीम जब टरबाइन में एक्सपेंड होती है, जब हाई प्रेशर स्टीम का प्रसार टरबाइन में होता है तो उसके फलस्वरूप हमको क्या, वर्क मिलता है। सेम केस है किसका, आईसी इंजन का। आईसी इंजन में भी हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में आपका हीट की सप्लाई की जाती है, जिसके कारण पिस्टन नीचे डिस्प्लेस होता है और हमको वर्क मिलता है। सेम केस है स्टीम टरबाइन का। तो देखिए वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट वे प्लांट हैं जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट। और यहाँ पे क्या है, वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट क्या है, वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जो वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, कल मैंने डिस्कस किया था कि जो भी रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है, ये आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें भी क्या, क्लासियस स्टेटमेंट पर वर्क करते हैं। और इन दोनों यंत्रों में आपका जो हीट है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो करता है। तो हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर तभी हो सकता है जब आप किसी एक्सटर्नल मीडियम से सिस्टम पर वर्क कराएं, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा जब आप सिस्टम पर वर्क कराओगे तभी जाकर ये क्या, हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट क्या है, ऐसे प्लांट्स जो वर्क को हीट में कन्वर्ट करें उन्हें हम क्या कहेंगे,
वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। क्या होगा? रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। और बहुत सी बेसिक डिफरेंस है इनमें। क्या है? देखिए, अगर आप इसमें पीवी प्रेशर वॉल्यूम, टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी या पीएच डायग्राम को बनाओगे, डायग्राम पर जो साइकिल होगी वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट्स हैं, अगर आप साइकिल बनाओगे किसी पर, पीवी, टीएस या पीएच पर, तो साइकिल जो है हमारी वो कैसे? एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनती है। क्लियर है? तो ये आपके थर्मल प्लांट्स के दो टाइप्स हैं, वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क एब्जॉर्बिंग। तो देखिए, जो ये आपका सब्जेक्ट है आरएसी, इसमें हमारा टोटल फोकस जो होगा वो वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट पर होगा। किस पर होगा? वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट पर होगा। चलिए, हम लोग इसको वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट में मैंने आपको बताया था कि दो यूनिट होंगे आपके, कौन कौन से? एक रेफ्रिजरेटर और एक हीट पंप। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या अंतर है। बेसिकली देखिए, इनके कंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं है। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस, इसमें जो आपके इक्विपमेंट यूज़ होंगे उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो चलिए देखिए, हीट पंप क्या होगा और रेफ्रिजरेटर क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो क्या होगा? ये आपके दो टेम्परेचर के बीच वर्क करेगा। ये TH यानी हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है। ये TH क्या है? हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है। ये R क्या है आपका? रेफ्रिजरेटर। और ये TL क्या है? ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। और ये क्या है? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है आपका। तो देखिए क्या होता है इसमें। देखिए, हिंदी में समझ लीजिए इसको, लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी निम्न ताप स्रोत है ये, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब ये उच्च ताप स्रोत है। अब देखिए, इन दो रिजर्वायर्स के बीच आपका एक रेफ्रिजरेटर लगा है। तो देखिए क्या होगा इसमें, ये आपका QL अमाउंट ऑफ हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर से एब्जॉर्ब करेगा और QH अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट करेगा। क्या बताइए, ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अगर आपका इस रेफ्रिजरेटर को कोई वर्क आप नहीं दोगे तो क्लासियस के नियम की अवहेलना होगी। सो करेक्ट आपका डायग्राम क्या होगा? यहाँ पे आपको W इनपुट देना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए, सेम वर्किंग आपकी होगी किसकी? हीट पंप की भी। देखिए क्या होगा इसमें। देखिए, इसमें भी आपका क्या है? ये हाई टेम्परेचर बॉडी है ये, और यहाँ पर क्या लगेगा आपका? एक हीट पंप। और ये क्या है?
लोअर टेम्परेचर बॉडी है, सेम यही है। ये भी देखिए QL अमाउंट ऑफ हीट आपका क्या करेगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, QH ट्रांसफ़र करेगा। बताइए सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि क्लासियस नाराज हो जाएंगे यहाँ पे। ये क्या होगा आपका W इनपुट। तो देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है आपका। देखिए रेफ्रिजरेटर आप जानते हो इसमें कूलिंग चाहिए। हीट पंप का प्रयोग हम लोग किसके, ठंडी के दिनों में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय जो आपके रूम का टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए हीट पंप क्या करेगा आपका, हीट पंप आपका लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये जो आपका रूम है यहाँ पे हीट क्या करेगा, पंप करेगा। तो चलिए हमको यहाँ पे ये समझना है कि हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट कौन है। क्या डिज़ायर्ड इफेक्ट कौन है? तो देखिए डिज़ायर्ड इफेक्ट वह प्रभाव होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जिस प्रभाव की हमें आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिज़ायर्ड इफेक्ट कहते हैं, या यूज़फुल इफ़ेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर देखिए जब हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट। क्यों? क्योंकि हमको कूलिंग यहाँ चाहिए। और जब हम हीट पंप का प्रयोग करेंगे तो हमको हीटिंग यहाँ पे चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट होगा। इसको हिंदी में वांछनीय प्रभाव भी कहते हैं, या एक चीज़ और कह सकते हैं इसको यूज़फुल इफ़ेक्ट। क्या कहेंगे हम लोग, यूज़फुल इफ़ेक्ट। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं COP की। किसकी बात करेंगे, COP की, कि COP क्या होता है। तो देखिए जो COP होगा ये क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या इसको हम लोग EPR भी कहते हैं। क्या कहते हैं, EPR। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, COP कहेंगे या EPR। COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और EPR मतलब एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो देखिए COP क्या होती है, COP क्या होती है। तो देखिए जो आपके इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम या हीट पंप की जो COP होगी वो क्या होगी आपकी, डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट, डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट और यूज़फुल इफ़ेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। क्या होगा, जो COP हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वह डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट या यूज़फुल इफ़ेक्ट और वर्क इनपुट का अनुपात होगा। यानी किसी भी आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो COP होगी वह वांछनीय प्रभाव और वर्क इनपुट का क्या होगा, अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पे चूँकि दो यंत्र हैं और दोनों में डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट, यूज़फुल इफ़ेक्ट आपके अलग अलग हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, रेफ्रिजरेटर की, तो देखिए जो COPR होगा रेफ्रिजरेटर। तो अब बताइए यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर में हमारा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट क्या है, QL। क्या है, QL। और ये क्या है आपका, W इनपुट। क्या है, W इनपुट।
अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को अप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर QL प्लस W इनपुट जो होगा वह किसके बराबर होगा, QH के। किसके बराबर होगा, QH के। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्या होगा, W इनपुट होगा, उसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, QH माइनस QL। क्या लिख सकते हैं, QH माइनस QL। तो ये हो जाएगा आपका QL अपॉन QH माइनस QL। तो ये COP होती है किसकी, रेफ्रिजरेटर की। किसकी, रेफ्रिजरेटर की। अब बेटा एक चीज़ और समझिए आप लोग कि जो COP है वो आखिर में क्या प्रदर्शित करती है। किसी भी रेफ्रिजरेटर की जो COP है वो आखिर क्या प्रदर्शित करेगी। तो देखिए जो COP होती है वह किसी भी प्लांट के, किसी भी रेफ्रिजरेशन प्लांट के रनिंग कास्ट को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, रेफ्रिजरेटर के रनिंग कास्ट को प्रदर्शित करती है आपकी कौन, COP। कैसे, देखिए अगर किसी भी रेफ्रिजरेटर की COP अधिक है तो वर्क इनपुट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। अगर COP किसी भी रेफ्रिजरेटर की अधिक है तो वर्क इनपुट क्या होगा उस रेफ्रिजरेटर का, कम होगा। तो अब समझिए, अगर हम कोई भी रेफ्रिजरेटर या AC चलाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है। देखिए क्या होता है, तो देखिए किसी भी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग यूनिट में आपके दो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो कौन कौन से हैं, उसमें मोटर होता है। क्या होता है, मोटर। और दूसरा होता है क्या, कंप्रेशर। क्या होता है, कंप्रेशर। तो अब समझिए, देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं किसको, मोटर को। किसको सप्लाई करेंगे हम लोग, मोटर को। और यह मोटर जुड़ा होता है किससे, कंप्रेशर से। तो देखिए मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के रूप में लेगा और सॉफ्ट पावर किसके रूप में, आउटपुट के रूप में देगा। और यह सॉफ्ट पावर आपका यूटिलाइज होगा किसको चलाने के लिए, कंप्रेशर को चलाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप लोग क्या कॉस्ट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में। अब देखिए अगर रेफ्रिजरेटर की COP अधिक है तो वर्क इनपुट कम होगा, यानी कम आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, जिससे आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसका रनिंग कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके विपरीत देखिए, जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे COP जो रेफ्रिजरेटर का है वो क्या है, QL डिवाइडेड बाय W इनपुट। अब देखिए अगर आपके रेफ्रिजरेटर की COP कम है, क्या है, कम है, तो अब देखिए यहाँ पर वर्क इनपुट क्या होगा, अधिक होगा। यानी अब वह रेफ्रिजरेटर अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अब बताइए जब अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी तो अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। तो आपके किसका, तो अब बताइए आपके रेफ्रिजरेटर का रनिंग कॉस्ट बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया। तो अब देखिए ये आपका क्या है, ये जो है आपका क्या है, COP प्रदर्शित करता है कि किसी भी रेफ्रिजरेटर यूनिट का जो रनिंग कॉस्ट होगा वो कम होगा या अधिक होगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, COP। अब देखिए तो ये तो किसकी COP थी, रेफ्रिजरेटर की। अब देखिए COP किसकी, हीट पंप की। किसकी, हीट पंप की। तो यहाँ से देखिए आप लोग COP हीट पंप क्या होगा आपका, COP हीट
पंप, HP यानी हीट पंप। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग हीट पंप का यूज़ करते थे तो हमारा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट या यूज़फुल इफेक्ट ये QH होता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, QH डिवाइडेड बाई W इनपुट। क्या होगा आपका QH डिवाइडेड बाई W इनपुट। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, QH डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का ला लगाइए तो आपको क्या मिलेगा, QL प्लस W इनपुट इज इक्वल टू किसके, QH के। तो यहाँ से बताइए W इनपुट किसके बराबर हो गया, QH माइनस QL के। तो देखिए जो COP आपका हीट पंप का होगा, किसका, हीट पंप का, यह किसके बराबर होगा, QH डिवाइडेड बाई QH माइनस QL। किसके बराबर होगा, QH डिवाइडेड बाई QH माइनस QL के बराबर होगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए दोनों आपके क्या हैं, एनर्जी हैं, और डिवाइड करोगे तो COP की कोई यूनिट नहीं होती है, या रेफ्रिजरेटर हो या हीट पंप हो। क्लियर है। एक चीज़ और समझिए यहाँ से कि जो COP आपकी हीट पंप की है वो हमेशा रेफ्रिजरेटर की COP की तुलना में अधिक होगी। कैसे होगी, इसको हम लोग आपको रिवर्स कार्नाट साइकिल में हम लोग बताएंगे। इस टॉपिक को यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे कब, जब हम लोग रिवर्स कार्नाट साइकिल पढ़ लेंगे। तो चलिए बेटा यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, कोई भी रेफ्रिजरेटर है, क्लियर है, उसमें जो आपकी हीट रिजेक्ट होती है वह एब्जॉर्ब्ड हीट की तुलना में अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी। क्लियर है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन होता है आप लोगों से कि किसी भी रेफ्रिजरेटर में जो आपकी निष्कासित ऊष्मा है वो अवशोषित ऊष्मा की तुलना में अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी। इस तरह करके 4 ऑप्शंस आपके से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका ये QL क्या है, एब्जॉर्ब हीट है यानी अवशोषित ऊष्मा है, और ये QH क्या है आपका, निष्कासित ऊष्मा है। तो अब देखिए अगर इस R पर हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएं, किसका, R पर अगर हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे तो यही मिलेगा, QH बराबर QL प्लस W इनपुट। क्यों, क्योंकि QL ऊष्मा आ रही है, W वर्क आ रहा है, और फाइनली ये दोनों चेंज हो जा रहे हैं किसमें, हीट में। तो अब बताइए ये QH क्या है, निष्कासित ऊष्मा है, और QL क्या है, एब्जॉर्ब्ड ऊष्मा है। तो अब बताइए यहाँ पे आपका QH क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन किसके, QL के होगा। क्यों, क्योंकि आपका वर्क इनपुट 0 नहीं हो सकता, आपका वर्क इनपुट 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर 0 हो जाएगा तो ये क्लासियस के नियम की अवहेलना होगी और क्लासियस आपसे नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 0 हो नहीं सकता, तो QL में कुछ ना तो कुछ जुड़ रहा है ना, बोलिए। तो QH ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, QL। तो किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो निष्कासित ऊष्मा होती है वह अवशोषित ऊष्मा की तुलना में सदैव क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर है। अब एक चीज़ और समझिए, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस TL टेम्परेचर वाले को हम लोग इवापोरेटर भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, ये आपका इवापोरेटर होगा, और ये क्या होगा आपका, कंडेंसर होगा। क्या होगा, कंडेंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर
हीटर आपका वर्क करता है, उसमें इवापोरेटर लगा होता है और क्या लगा होता है, कंडेंसर। इवापोरेटर में आपकी ऊष्मा अवशोषित होती है और कंडेंसर में ले जाकर हम हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट करा देते हैं। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्या, रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में, और उसको पढ़ने के बाद हम पुनः इनकी COP पर बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, रिवर्स कार्नोट साइकिल। इसको हम लोग शॉर्ट में RCC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RCC। अब देखिए, आप लोग जानते हो ये किसकी साइकिल है, सोडी कार्नोट ने इसे प्रपोज किया था। किसने? सोडी कार्नोट ने। तो अब देखिए, ये आपकी 4 प्रोसेस की साइकिल है, 4 प्रोसेस की साइकिल है। कितने प्रोसेस होते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल में? तो 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से, उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे इसमें। 1 से 2 क्या होगा हमारा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या होगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी सम इंट्रोपिक संकुचन। इसे हम लोग S1 = S2 कहते हैं। आप लोग आइसेंट्रोपिक जानते हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? आइसेंट्रोपिक कहते हैं। 2 से 3 क्या है यहाँ पर? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, यानी समतापी प्रक्रम में ऊष्मा निष्कासित की जा रही है। 3rd प्रोसेस जो है हमारा 3 से 4, वो क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 4 से 1 क्या है हमारे पास? कार्नोट ने क्या बताया था? आइसोथर्मल हीट एडिशन। कभी कभी इसको एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। यानी ध्यान दीजिए, 1 से 2 आपका सम इंट्रोपी संपीड़न है। 2 से 3 आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी समतापी प्रक्रम में ऊष्मा क्या की जा रही है? रिजेक्ट कराई जा रही है। 3 से 4 क्या है हमारे पास? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, सम इंट्रोपिक प्रसार हो रहा है। और 4 से 1 क्या है हमारे पास? समतापी प्रक्रम में ऊष्मा क्या की जा रही है? निष्कासित की जा रही है। क्लियर है? तो अब देखिए, इस साइकिल को हम लोग PV और TS डायग्राम पर क्या करें? प्लॉट करें। क्यों? क्योंकि आप जानते हो थर्मल, चूँकि ये आपकी RAC जो है थर्मल का ही एक ब्रांच है, तो इसमें
हम लोगों को पीवी, टीएस और पीएच डायग्राम की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम लोग इसको प्लॉट करें। और आप लोग जानते भी हो इसको प्लॉट करना, आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया गया है, आईसी इंजन में सिखाया गया है। फिर जब आप पावर प्लांट का अध्ययन कर रहे थे तब भी पूरा पावर प्लांट आपका इन्हीं डायग्रामों पर ही आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ये आपका कौन सा डायग्राम है, पीवी डायग्राम है। 1 से 2 आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आप कंप्रेशन में जानते हो क्या, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। ये आपका क्या होगा, 1 से 2। 2 से 3 क्या है आपका, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्ट होगी तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। 3 से 4 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये आपका 3 से 4। और फिर 4 से 1 आपका क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। देखिए जब हीट ऐड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो प्रेशर आपका क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपके बायल्स लॉ के अनुसार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप लोग थर्मल में पढ़े हो। चलिए फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग देखते हैं टीएस डायग्राम के। टीएस यानी टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, यहाँ पीवी प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। तो टीएस डायग्राम पर अगर इसे हम देखें तो देखिए क्या मिलेगा हमको, ये आपका क्या है, टेम्परेचर और ये एंट्रोपी डायग्राम। इसमें देखिए 1 से 2 क्या है हमारा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक यानी एंट्रोपी सेम होगी 1 से 2। क्लियर है। 2 से 3 क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट आपकी रिजेक्ट कराई जाएगी। ये आपका 2 से 3 है। 3 से 4 क्या है, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो देखिए एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर घटेगा, कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर 4 से 1 क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल हीट रिजेक्ट एडिशन। तो ये आपका 4 से 1। देखो बच्चों, हमने बताया था कि वर्क एब्जॉर्बिंग प्लांट की में जो पीवी या टीएस डायग्राम होगा, वो जो साइकिल होगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनती है, यहाँ बनी भी। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इनकी सीओपी का अध्ययन करें, किसकी, रेफ्रिजरेटर की, तो देखिए जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है वो आइडियल साइकिल होती है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। लेकिन फिर भी हम लोग इसे एक स्टैंडर्ड के रूप में यानी एक मानक के रूप में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर है। क्यों, क्योंकि इसकी सीओपी सबसे अधिक होती है। जैसे कि आप लोग आईसी इंजन में पढ़े हो, जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन प्रैक्टिकली यह साइकिल आपकी पॉसिबल नहीं थी वहाँ भी। तो ये साइकिल आपकी प्रैक्टिकली पॉसिबल यहाँ भी नहीं है। कैसे, हम आगे बताएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसकी सीओपी का अध्ययन करें। तो आप जानते हो फ्रेंड्स कि जो सीओपी है वो क्या है, सीओपी क्या है आपकी, सीओपी रेफ्रिजरेटर, और ये किसकी है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो देखिए यहाँ पर हीट ऐड हो रहा है, कितना अमाउंट, QL। देखिए वहीं से हम लोग रिलेट कर रहे हैं इसको।
और यहाँ पर हीट आपका क्या हो रहा है, रिजेक्ट कितना, QH। तो अगर आप लोग रेफ्रिजरेटर वहाँ पढ़े थे, रेफ्रिजरेटर अगर आप लोग क्या किए थे, वहाँ पर पढ़े थे इससे पहले, तो जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो QL ही था। क्लियर है। तो अब देखिए COP हम लोग जानते हो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, यही होता है। तो देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप लोग क्या पढ़े थे, COP रेफ्रिजरेटर का, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए कार्नोट, यह किसके बराबर होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी QL डिवाइडेड बाय W इनपुट। चलिए एक चीज़ आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, क्या कि आप लोग जो इंट्रॉपी पढ़े थे DS, वो डेल Q बाई T पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ से आपका डेल Q जो होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए TdS होगा। क्या होगा, TdS। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं या जो हमारी हीट ऐड हो रही है वह किस टेम्परेचर पर हो रही है, इस T1 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू TL टेम्परेचर पर, और ये जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो TH पर हो रही है। TH T3 के बराबर है और T2 के भी बराबर है। क्लियर है। तो अब देखिए हमारा जो QL है, क्या है, QL, वो किस टेम्परेचर पर है, TL। क्लियर है। और 4 से 1 में हीट ऐड हो रही है तो एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ, सॉरी एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ, S1 माइनस S4। तो जो हमारा QL यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वह किसके इक्वल आ गया, TL S1 माइनस S4। इज इट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए जो हम हीट रिजेक्ट करा रहे हैं वो किस टेम्परेचर पर करा रहे हैं, TH पे। और चूँकि 2 से 3 आपका आइसोथर्मल है तो DS डेल Q बराबर TdS यहाँ भी अप्लाई हो सकता है। तो अब देखिए QH इज इक्वल टू TH, और देखिए 2 से 3 है तो S3 माइनस S2 होगा। अब देखिए बेटा एक चीज़ समझिए, आप लोग पुरानी चीज़ों को कोरिलेट कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी हम सिस्टम पर हीट सप्लाई करते हैं तो वह हीट हमारी क्या होती है, पॉजिटिव। अगर हमारे सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है तो उस हीट को हम लोग सदैव कैसा लेते थे, निगेटिव। तो देखिए बेटा यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा आपका, माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि हीट यहाँ पर इस TH टेम्परेचर पर रिजेक्ट हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर QH किसके इक्वल होगा, TH, मैं माइनस को अंदर ले रहा हूँ, S2 माइनस S3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए चूँकि 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक है तो S1 इज इक्वल टू क्या, S2। 3 से 4 भी आइसेंट्रोपिक है तो यहाँ से देखिए S3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S4। क्लियर है। अब देखो मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था W इनपुट किसके होगा, QH माइनस QL के। W इनपुट किसके बराबर होगा, QH माइनस QL के। तो अब देखिए यहाँ पर W इनपुट इज इक्वल टू QH TH S2 माइनस S3 माइनस QL S1 माइनस
S4। अब बेटा एक चीज़ ध्यान दो, S1 बराबर S2 है, S3 बराबर S4 है, तो मैं इस ब्रैकेट वाले टर्म को कॉमन ले सकते हैं। तो W इनपुट किसके इक्वल होगा, S1 माइनस S4, और यहाँ से हमको मिल जाएगा TH माइनस TL। क्लियर है? तो अब देखिए हम लोग COP रेफ्रिजरेटर का जो कार्नोट COP है वह किसके इक्वल हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा QL है, QL को हम लोग लिख सकते हैं TL S1 माइनस S4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, S1 माइनस S4 TH माइनस TL। यहाँ से हम लोग देखेंगे ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो COP आपका रेफ्रिजरेटर का होगा, किसकी, रिवर्स कार्नोट साइकिल की, वह किसके इक्वल होगा, TL अपान TH माइनस TL। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जो आपका रेफ्रिजरेटर की कार्नोट COP है, क्लियर है, वह किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड कर रही है जिनके बीच वह रेफ्रिजरेटर आप यूज़ कर रहे हो, यानी हायर टेम्परेचर बॉडी और लोअर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। या इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह इवापोरेटर और कंडेंसर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर देखिए आपका जो COP है वह किससे इंडिपेंडेंट है, रेफ्रिजरेंट से डिपेंडेंट है, यानी हम कोई भी रेफ्रिजरेंट का यूज़ करें, जो हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल की जो COP है वो आपका केवल और केवल टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, सोर्स और सिंक या इवापोरेटर और कंडेंसर, हायर टेम्परेचर बॉडी या लोअर टेम्परेचर बॉडी, यह टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट से क्या है, स्वतंत्र है। क्लियर है? बोलिए। तो चलिए, हम लोगों ने देखा था कि जो आपकी रेफ्रिजरेटर की कार्नोट COP कितनी होगी, TL अपान TH माइनस TL, जहाँ TL आपके लोअर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर है और TH क्या है, हायर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं आपके, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि जो रिवर्स कार्नोट साइकिल की COP सोर्स या इसको कंडेंसर भी कह सकता है, और सिंक या इवापोरेटर के टेम्परेचर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी, हायर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवर्स कार्नोट साइकिल की COP रेफ्रिजरेंट्स पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करेगी, कि हम लोगों ने कैसे रेफ्रिजरेंट का प्रयोग उसमें किया है, चाहे आप R11 लीजिए या R12 लीजिए, R134A लीजिए, चाहे NH3 लीजिए, यानी कोई भी अगर रेफ्रिजरेंट आप यूज़ किए हो और जो टेम्परेचर लिमिट है दोनों बॉडी का अगर वो सेम है तो सबकी COP क्या होगी, सेम होगी।
यानी यह आपके रेफ्रिजरेंट पर निर्भर नहीं करता है। एक चीज़ और याद रखिए, जो रिवर्स कार्नोट साइकिल की सीओपी है ये मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है, यानी इससे अधिक सीओपी पॉसिबल नहीं है। आप लोग चाहे VCRS पढ़िएगा या VARS पढ़िएगा या बेलकॉल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़िएगा, सबसे मैक्सिमम सीओपी जो आपको मिलेगी वो किसकी मिलेगी? रिवर्स कार्नोट साइकिल की मिलेगी। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम लोग हीट पंप के लिए रिवर्स कार्नोट साइकिल की जो सीओपी है उसको हम लोग देखें तो हमें क्या मिलेगा? जो सीओपी हीट पंप का, सीओपी हीट पंप, यह कितना निकल के आएगा हम लोगों का? ये आपका सेम तरीका है, आप लोग चाहो तो ट्राई कर लेना। ये निकल के आएगा TH/TH माइनस TL। बस आपको क्या करना है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो QH/W इनपुट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हीट पंप के केस में क्या था? QH था। ठीक है, तो जो हीट पंप की जो सीओपी होगी रिवर्स कार्नोट साइकिल की, वो भी आपके किस पर? हायर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर पर ही निर्भर करती है। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए कि रेफ्रिजरेटर की सीओपी कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे घटाई जा सकती है। हीट पंप की सीओपी कब बढ़ेगी और कब घटेगी? चलिए इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ से। और एक चीज़ बेहतर होगा कि आप लोग अपना नोट स्वयं बनाएं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका सीओपी रेफ्रिजरेटर का कार्नोट, वह किसके बराबर है? TL/TH माइनस TL के बराबर है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो COP-R है, जो आपका COP रेफ्रिजरेटर का है, किसका? कार्नोट साइकिल का। उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको? 1/TH/TL माइनस 1 मिलेगा। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें हम यदि TL को बढ़ाएं, किसको बढ़ाएं? TL को। तब बताइए यहाँ पे अगर हम TL को बढ़ाएंगे तो TH/TL क्या होगा? घटेगा। घटेगा कि नहीं? अगर TH/TL घटेगा तो TH/TL माइनस 1, अगर घटी हुई संख्या में से कोई भी संख्या घटाइए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। क्लियर है? अब बताइए अगर यह टोटल एक्सप्रेशन घट रहा है तो 1/TH/TL माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर यह टोटल वैल्यू बढ़ रही है तो जो आपका COP रेफ्रिजरेटर का है, कौन सी? कार्नोट, ये भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी अगर आप लोअर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, लोअर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो आपके रेफ्रिजरेटर की कार्नोट COP है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसके विपरीत अगर हम TL को घटाएं, किसको घटाएं? TL को। तो अब बताइए अगर हम TL को घटाएंगे तो TH/TL की वैल्यू क्या होगी? TL को घटाओगे तो TH/TL की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी।
और बढ़ी हुई संख्या में से अगर कोई संख्या आप घटाइए फिक्स, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ी हुई संख्या का यदि आप व्युत्क्रम लें, रेसिप्रोकल लें, तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो यानी क्या रिजल्ट होगा हमारा, कार्नोट COP क्या होगी, घट जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम TH को क्या करें, बढ़ा दें। किसको बढ़ाएं, TH। तो अब बताइए TH/TL की वैल्यू क्या होगी। अगर TH को हम बढ़ाएं तो TH/TL की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ी हुई संख्या में से अगर आप एक घटाइए तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर इस बढ़ी हुई संख्या का यदि आप रेसिप्रोकल लीजिए या व्युत्क्रम, तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो यानी आपका COP जो है रेफ्रिजरेटर का, कार्नोट COP क्या होगी, घट जाएगी। क्लियर है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, यहाँ से यदि हम TH को घटाएं, किसको, TH को, तो बताइए TH/TL की वैल्यू क्या होगी आपकी, घटेगी। घटी हुई संख्या में से अगर आप 1 माइनस कीजिए तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। और यदि यह घटी हुई संख्या का आप रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कीजिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपका क्या होगा, यहाँ से COP रेफ्रिजरेटर का, कौन सी COP, कार्नोट COP क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये वेरियस टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेटर की COP है उस पर क्या क्या प्रभाव है आप लोगों ने देखा। अगर COP आपको बढ़ानी है, रेफ्रिजरेटर की COP बढ़ानी है, तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको रेफ्रिजरेटर की COP बढ़ानी है तो जो आपका उच्च ताप स्रोत है उसके टेम्परेचर को घटाइए और निम्न ताप स्रोत के टेम्परेचर को क्या कीजिए, बढ़ाइए। यानी यहाँ भी आप लोग लिख लीजिएगा, रेफ्रिजरेटर की COP बढ़ेगी जब TH यानी हाई टेम्परेचर सोर्स के तापमान को बढ़ाया जाए और TL लो टेम्परेचर सोर्स के तापमान को घटाया जाए और लो टेम्परेचर सोर्स के तापमान को बढ़ाया जाए। यही दो तरीके हैं आपके क्या करने की, रेफ्रिजरेटर की COP को बढ़ाने की। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है आपका, रेफ्रिजरेटर की COP घटेगी कब, जब TH को बढ़ाया जाए और TL को घटाया जाए।
क्लियर है? यही दो आपके दो इफ़ेक्ट हैं, यानी COP बढ़ेगी कब? जब आप TH को घटाइए, TL को बढ़ाइए। COP घटेगी कब? जब TH को बढ़ाइए और TL को घटाइए। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपका, हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे COP हीट पंप की। COP हीट पंप की। तो अब देखिए यहाँ पर जो COP हमारा हीट पंप का होगा, किसका? COP हीट पंप। ये क्या होगा आपका? जो COP आपका हीट पंप है वह TH/TH माइनस TL। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम इसको और क्या लिख सकते हैं? COP हीट पंप ये किसका है? कार्नोट का। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस TL/TH। सेम इफेक्ट होगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए, बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ से यदि हम TL को बढ़ाते हैं, किसको? TL को, तो ये बताइए TL/TH क्या होगा? बढ़ेगा। और एक में से यदि आप बढ़ी हुई संख्या घटाइए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और जब ये टोटल की वैल्यू यहाँ पर घट रही है तो COP क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। तो अब बताइए 1/1 माइनस TL/TH क्या होगा? बढ़ेगा। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं COP किसका? हीट पंप का। किसका? कार्नोट का। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर हम TL को घटाते हैं तो TL/TH की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और 1 माइनस TL/TH की वैल्यू बढ़ेगी। और इसका यदि आप रेसिप्रोकल लिखोगे तो वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं COP हीट पंप कार्नोट क्या होगा? घट जाएगा। इसके विपरीत आगे बढ़िए तो हम लोग क्या देखें? TH को देखें। पहले हम लोग TH को बढ़ाते हैं तो TL/TH की वैल्यू घटेगी। 1 माइनस TL/TH की वैल्यू बढ़ेगी। और इसका रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो 1 माइनस TL/TH की वैल्यू घटेगी। अगर ये वैल्यू घट रही है तो COP हीट पंप का कार्नोट क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर हम TH को घटाते हैं तो TL/TH की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये वैल्यू बढ़ेगी तो 1 माइनस TL/TH घटेगा। और घटी हुई संख्या का जब आप रेसिप्रोकल लिखोगे वन अपॉन 1 माइनस TL/TH ये टोटल क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से COP जो हीट पंप का है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देखिए सेम है आपका, चाहे आप हीट पंप देखिए या रेफ्रिजरेटर। अगर हायर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को आप बढ़ाइए, हायर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाइए COP घटेगी। लोअर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को घटाइए COP घटेगी। तो यहाँ भी आप लोग दो चीज़ लिख सकते हैं, क्या कि हीट पंप, यहाँ पे क्या? हीट पंप। और यहाँ भी क्या? हीट पंप। सेम इफेक्ट है। जो इफेक्ट आपको रेफ्रिजरेटर में मिल रहा है वही इफेक्ट आपका किस में मिलेगा?
वही इफेक्ट आपको हीट पंप में मिलेगा। क्लियर है? यानी हीट पंप की सीओपी कब बढ़ेगी? हीट पंप की सीओपी बढ़ेगी जब आप टीएच के टेम्परेचर को घटाइए और टीएल को बढ़ाइए। सेम अगर सीओपी घटाना है तो आप टीएच को बढ़ा दीजिए और टीएल को घटा दीजिए। तो ये बात थी किसकी? आपके हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की सीओपी की। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या हीट पंप हो, अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस को घटाते हो तो सीओपी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है? यानी अगर आप TH माइनस TL को घटाओगे तो सीओपी आपकी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? चलिए, इससे आगे के डिस्कशन हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।